बेटा आज हम लोगों का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किसी आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है उसके आधार पर एक धारावाही चालक पर बल की हमने व्याख्या की, उसका फॉर्मूला निकाला। अब एक बार फिर से हम आते हैं चार्ज्ड पार्टिकल पर। इस बार हमने माना कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस समय उसका मोशन क्या होगा हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र की पहचान होती है कि हम समांतर रेखाएं, बल रेखाएं वहां पर मिलेंगी आपको। तो ये हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन हम एरोहेड से दिखाते हैं। तो ये एक विद्युत क्षेत्र है क्योंकि सभी लाइंस आपस में इक्विडिस्टेंट हैं, पैरेलल हैं, इसलिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है। ये एरो से हम दिखाते हैं इसकी डायरेक्शन। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम चार्ज पार्टिकल रखेंगे और देखेंगे कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं कई कंडीशंस ले सकता हूं। चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ भी हो सकता है, वो चार्ज पार्टिकल चलता हुआ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा Q और ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मींस स्थिर है, रुका हुआ चार्ज पार्टिकल है। हमने ये मान लिया। सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेशित कण रुका हुआ होगा तो क्या होगा उसका, ये हम गौर करेंगे। नंबर 1, चार्ज्ड पार्टिकल इज स्टेशनरी। स्टेशनरी रुका हुआ है, इट मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो प्रारंभिक वेग होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया यहां पे। स्टेशनरी मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अच्छा, अब रुका हुआ है तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, चार्ज्ड पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा वो देखते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू, आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, इफ द चार्ज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज Q एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E. Because force and electric field intensity are vector quantity, so we have put a vector here. Okay? इतना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। किस डायरेक्शन पर लगेगा तो बड़ा आसान है बेटा। फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, और इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि राइट हैंड साइड में चार्ज तो स्केलर हो गया, इसके ऊपर तो कुछ वेक्टर लगा नहीं है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, केवल ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पर, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सीलरेशन। इस पर एक त्वरण भी लगेगा क्योंकि बल से त्वरण उत्पन्न होता है, तो इसकी वजह से एक त्वरण भी लगेगा। एक्सीलरेशन
ए इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा फॉर्मूला ए का, एफ अपॉन एम होता है. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, देन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एंड ए एंड एफ आर द वेक्टर क्वांटिटीज. सो एक्सीलरेशन is equal to, what is the value of force? Q multiplied by E, Q multiplied by E upon M. This is the acceleration. तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम रखते हैं, चलाते भी नहीं है, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, केवल रख भर देते हैं हम इस पर इतना फोर्स लगने लगता है. E की डायरेक्शन पे फोर्स की दिशा E की दिशा, उस पर एक त्वरण उत्पन्न होता है, बल की वजह से त्वरण उत्पन्न हो जाता है. कितना? Q इंटू ई अपॉन एम. त्वरण की दिशा क्या होगी? फिर से फॉर्मूला देखिए आप, त्वरण की दिशा वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है. आप फिर से देखें, द राइट हैंड साइड Q एंड M आर द स्केलर क्वांटिटीज, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही त्वरण उसमें उत्पन्न होगा. त्वरण उत्पन्न होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गति करना स्टार्ट कर देगा, और त्वरण का मतलब है उसका वेग लगातार बढ़ते जाएगा. एक्सेलरेशन का मतलब यही तो होता है कि वेग लगातार क्या होते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा. तो उस वेग का फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, उसका जो वेग होगा वो त्वरित गति होगी. इसको त्वरित गति कहते हैं. कितना वेग होगा उस पे? त्वरित वेग. और इस वेग का फॉर्मूला क्या? आपको याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ते थे, गति का तीसरा समीकरण था, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. ठीक है. अब क्योंकि चार्ज स्टेशनरी है, रुका हुआ है, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये जैसे ही आप 0 यहां लिखेंगे, v की वैल्यू क्या आएगी? ये 0 हो जाएगा. और v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, अंडर रूट 2as, वेयर s इज द डिस्टेंस. मीन्स जो वेग उसमें उत्पन्न होगा, इतना वेग उसमें उत्पन्न हो जाएगा. और किस दिशा में वेग उत्पन्न होगा? फिर से डायरेक्शन के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है. आप देखें, इधर वेग सदिश राशि है, इधर त्वरण सदिश राशि है, दूरी तो अदिश राशि है. तो यहां वेग के ऊपर वेक्टर लगाए या एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लगाए. मींस उसमें जो वेग उत्पन्न होगा वो किस दिशा में उत्पन्न होगा? आंसर है त्वरण की दिशा में. त्वरण की दिशा किधर की तरफ होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में. वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है? इधर की तरफ. अब जब इतना सारा कैलकुलेशन हमने किया तो हमको एक बात पता चल रही है. क्या बात पता चल रही है? कि जैसे ही आवेशित कण को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, चलाएंगे भी नहीं उसको, जैसे ही रखेंगे उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा. उस बल की वजह से पार्टिकल में एक त्वरण उत्पन्न होगा और वो बढ़ते हुए वेग से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा. आप देखिए, वेग उसमें आ गया, इसका मतलब चलने लगा. और ये वेग भी कैसा? क्योंकि इस वेग में त्वरण है, तो ये वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. क्या ये एक समान वेग होगा या ये त्वरित वेग होगा? तो आंसर है ये त्वरित वेग होगा. आप देखें, एक समान वेग से नहीं चलेगा. ऐसा नहीं चलेगा कि वो एक समान वेग से बस ऐसे चला जा रहा है ना, वो त्वरित गति से चलेगा. वेग लगातार उसका बढ़ते चला जाएगा. और देखिए, जितनी ज्यादा दूरी चलेंगे वेग उतना ही ज्यादा हो जाएगा. आप 1 सेंटीमीटर पर देखेंगे वेलोसिटी कुछ होगी, लेकिन जब आप 10 सेंटीमीटर चले जाएंगे डिस्टेंस पे तो उसका वेग और ज्यादा बढ़ चुका होगा. तो ये वेग एक समान वेग नहीं होगा, ये वेग त्वरित वेग होगा. और त्वरित वेग का मतलब याद रख लीजिए, पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, कण अगर त्वरित हो रहा है, इसका मतलब है उसका वेग लगातार बढ़ते जा रहा है. एक्सीलरेटेड मोशन मीन्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी. आप याद रखें, त्वरित गति का मतलब है वेग का लगातार बढ़ते चले जाना. तो यहां वेग लगातार, दूरी के साथ वेग लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके वेग में एक्सीलरेशन है.
ठीक, तो ये हमने पता लगा लिया पहली कंडीशन। और ये पार्टिकल क्या करेगा, आपने तो केवल रखा था, लेकिन ये पार्टिकल पर फोर्स लगा, एक्सेलरेशन आया, दूरी के साथ इसकी स्पीड बढ़ती गई और इस दिशा में चला जाएगा, वो ऐसे चलते चला जाएगा और वेग लगातार बढ़ते जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, याद रखिएगा आप। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन नंबर 2। दिस इज कंडीशन नंबर 1 and now कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में हम चार्ज को चलाते हैं, चार्ज इज मूविंग, चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग मीन्स आवेशित कण गति कर रहा है। अब जब आवेशित कण गति कर रहा है उस समय हम इस समय उसकी तीन कंडीशन हम ले सकते हैं। कौन कौन सी आप देखिए। ए पार्ट हम इसका लेते हैं, कंडीशन 2 का फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूं और मैं ये मान लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये कहीं बाहर से यहां से आया और ऐसे चलता हुआ आ रहा था और वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वो यहां कहीं से चलता हुआ आ रहा था चार्ज पार्टिकल, क्यों, यू वेग से चल रहा था और वो आके वैद्युत क्षेत्र में एंटर कर गया। ये हमने मान लिया कि जो ये वैद्युत क्षेत्र है कहीं बाहर से आया चार्ज पार्टिकल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हुए आया, ऐसे ही चलते हुए आया और वैद्युत क्षेत्र में आके प्रवेश कर गया, बाहर से कहीं से आया होगा। अब इसका क्या होगा, तो फिर से बात करते हैं। सबसे पहले बात करिए फोर्स एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बेटा बड़ा सिंपल है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, फोर्स तो लगेगा लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, फिर से देखिए, फोर्स का फॉर्मूला फिर से वही, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स इतना लगेगा, किस डायरेक्शन पे लगेगा, फिर से देखें, फोर्स का फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो जाएगा ना इस चार्ज पार्टिकल के लिए, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सिलरेशन। सो व्हाट विल बी एक्सिलरेशन, acceleration A will be equal to F upon m and F is QE, then QE upon m, QE upon m। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं इसीलिए सारे वेक्टर्स में मैं ऊपर एरो लगा दे रहा हूं जिससे आपको डायरेक्शन पहचानना बहुत आसान हो जाए। आपको जब भी किसी की डायरेक्शन देखना हो इन फॉर्मूले पे आइए, आप डायरेक्शन देख लीजिए। जैसे मैंने यह बताया, अच्छा बताइए मुझे वेग की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, जो दिशा त्वरण की होगी, ठीक। त्वरण की दिशा क्या होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने बना के रखी है। बल किस दिशा में लगेगा, इसके लिए इसका वेक्टर देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब तभी तो पार्टिकल ऐसे गति करने लगा, पार्टिकल रखा, बल ऐसे लगा, चलना शुरू कर दिया उसने। यहां पर फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, त्वरण की दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगी। अगर त्वरण होगा तो फिर वो वेलोसिटी भी उसमें डेवलप हो जाएगी, तो एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन है इसलिए त्वरित वेग से गति करेगा। और मैंने अभी मतलब आपको बताया, त्वरित का मतलब ही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बढ़ते हुए वेग से। ध्यान रखें, जब भी कोई कह देता है त्वरित गति, तो याद रख लीजिए उसका मतलब है बढ़ता हुआ वेग, बढ़ते हुए वेग से, ये इसका मीनिंग है। तो यहां भी त्वरण है, ऐसा तो है नहीं कि इसके मोशन में त्वरण नहीं है, त्वरण है, इसका मतलब इसका वेग लगातार क्या होगा, बढ़ेगा ही। इस बार वेग का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए यही वाला यूज करेंगे ना आप, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस
2a इंटू एस। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करेंगे, इस बार चार्ज पार्टिकल इज मूविंग और हमने कंडीशन ए लिया, इसमें मुझे ये लेना चाहिए था कि जो u की दिशा है वो e की दिशा में होगी। ठीक है, तो जो कि हमने नहीं लिखा, तो एक काम कर देते हैं, कंडीशन ए है ना ये आपकी, हम यहां इसको लिख दे रहे हैं, u इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ जाएंगे आप, कंडीशन 2 है, चार्ज चल रहा है और चलने में भी जो पहली कंडीशन है u इज इन द डायरेक्शन ऑफ e, मतलब वो e की दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, उस समय उसका वेग हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट u स्क्वेयर प्लस 2a इंटू एस, 2 इंटू a इंटू एस। इट मीन्स फिर से उसमें जो वेग उत्पन्न होगा, क्या वो वेग एक समान वेग होगा या वो त्वरित वेग होगा? बताइए मुझे, एक समान वेग होगा कि त्वरित वेग होगा? त्वरित वेग होगा। एक समान नहीं होगा क्योंकि त्वरण है तो त्वरित वेग होगा, एक समान वेग से नहीं चलेगा, त्वरित वेग से चलेगा, मतलब उसका वेग लगातार क्या होते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और ये वेग का फॉर्मूला होगा। अब मुझे बताइए उस वेग की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? त्वरण की दिशा में। त्वरण की दिशा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो पार्टिकल किधर जाएगा बताइए? वेरी गुड, पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन भी इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, इसलिए पार्टिकल ऐसे आएगा और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से ये फिर से ऐसा चलना शुरू कर देगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप देखें डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी s बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड कंडीशन देखी, सेकंड कंडीशन का पार्ट ए। अब हम सेकंड कंडीशन का बी पार्ट लेते हैं। अभी हमने पार्टिकल को ऐसे प्रवेश करवाया है, अब हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे एंटर करवाया। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने पार्टिकल को ऐसे चला दिया, ऐसे प्रवेश करवा दिया, तो वो पार्टिकल यहां पर है और यहां पर होने के साथ वो ऐसे मूव कर रहा है। ये उसके वेग की दिशा मैंने मान ली, उल्टा गति करवा दिया। तो कंडीशन बी में क्या है? u इज अपोजिट टू e, मीन्स प्रारंभिक वेग की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हमने कर दिया, ऐसा उल्टी दिशा में चला दिया। अब क्या होगा? फिर से वही सारी चीजें कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स F विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन एक्सीलरेशन। कितना एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, QE अपॉन M। आप सोचेंगे बार बार फोर्स और एक्सीलरेशन के वही फॉर्मूले, तो बेटा दूसरा कोई फॉर्मूला है भी तो नहीं। अगर आपको कोई लगता है कि जब ऐसा मूव करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल है तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम देते हैं ना फोर्स को। तो वो चाहे ऐसा प्रवेश करे चाहे ऐसा प्रवेश करे, चाहे वो रुका हुआ हो, हर बार फोर्स और एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, उस पर वो चेंज नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेशन उस पर आ जाएगा, अगर उस पर इतना एक्सेलरेशन आ गया
तो उसका वेग, अगर एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो त्वरित गति ही करेगा वो। तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, त्वरित वेग, फिर से हम उसी फॉर्मूले पे जाना चाहेंगे, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। और अगर उसकी वेलोसिटी शुरू में उसका वेग u है, तो फिर से उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये वेलोसिटी के बारे में फॉर्मूला। अब देखने वाली बात यहां पर है कि आप मुझे बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, जब चार्ज पार्टिकल ऐसा उल्टी डायरेक्शन पे, ई से उल्टी डायरेक्शन पे एंटर करेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा? बताइए मुझे। फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। मींस पार्टिकल प्रवेश तो ऐसा कर रहा है, क्या बल भी ऐसा लग रहा है इस पर? पार्टिकल ने ऐसा प्रवेश किया, लेकिन बल कैसा लग रहा है इस पर? बल तो ऐसा लग रहा है। आप देखिए, फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पार्टिकल प्रवेश जरूर ऐसा कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो ऐसा अप्लाई करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इतना एक्सेलरेशन उस पे होगा, ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमने तो उसको ऐसे प्रवेश करवाया है, हमने उसको ऐसा प्रवेश करवाया है, फोर्स उस पे ऐसा लगेगा, तो उसका क्या होगा? फिर बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले वो जब ऐसे आ रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही उस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऐसे रहा है, फोर्स ऐसे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसका वेग लगातार घटते चला जाएगा। आप देखिए, ऐसे रहा था, बल ऐसे लग रहा है ना, तो वेग क्या होगा? शुरू में घटेगा, मंदन उत्पन्न होगा उसमें। उस समय मंदन उत्पन्न होगा, थोड़ी दूर तक आएगा, आने के बाद इसका वेग, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका वेग पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेग जीरो हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स तो अभी भी उस पर लगेगा, फोर्स तो लगना बंद नहीं हो जाएगा ना। अगर ये फोर्स अभी भी उस पर लगेगा, किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, तो ये उसको क्या कर देगा? ये ऐसा घुमा के इधर भेज देगा उसको। वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे आ जाएगी, और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे होगा। तो इस पार्टिकल, अब इस कंडीशन पे क्या हुआ आप ध्यान से देखें। पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंटर करवाया, तो पार्टिकल जब ऐसे चलेगा तो शुरुआत में उस, और बल ऐसे लग रहा है इस पर, तो शुरुआत में इस बल के विपरीत थोड़ा चलेगा, लेकिन लगातार उसका वेग कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। धीरे धीरे एक कंडीशन आएगी, वेग बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहां पर आकर के, इस जगह आकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेग जीरो हुआ, लेकिन क्या उस पर बल लगना बंद हो गया? बल लगना बंद नहीं हुआ, बल अभी भी उस पर काम कर रहा है। और किस डायरेक्शन पे? इधर की तरफ। तो वो पार्टिकल को फोर्स ऐसा मोड़ देगा, और फिर ये पार्टिकल ऐसा सीधे चला जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्या होगा, मैं सीरियल वाइज लिख देता हूं। सबसे पहले उस पार्टिकल पे क्या होगा? मंदन उत्पन्न होगा। मंदन के बाद क्या होगा? वेग उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेग जीरो होने के बाद क्या होगा? पार्टिकल को वो उल्टा कर देगा और ई की दिशा में चलाना शुरू कर देगा। ई की दिशा में गति करना वो स्टार्ट कर देगा। इतने सारे काम उस पे होंगे। पहले मंदन उत्पन्न होगा उल्टी डायरेक्शन पे चलने की वजह से। मंदन होके उसका वेग जीरो हो जाएगा एक कंडीशन पे। वेग जीरो होगा, लेकिन फोर्स क्योंकि अब भी एप्लीकेबल है, इसलिए ई की दिशा में वो फाइनली गति करना स्टार्ट कर देगा। ये इसमें होगा। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड कंडीशन सी पार्ट इसका ले लेते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तीसरी कंडीशन हम लेते हैं कि इस बार हम एक बार ऐसा ई की दिशा में प्रवेश करवा चुके, एक बार ई की उल्टी दिशा में प्रवेश करवा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे?
ई से कुछ एंगल बनाते हुए हम इसको प्रवेश करवाएंगे। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से कहीं से ऐसा आया और ये पार्टिकल ऐसे आते हुए यूं ऐसे एंटर करता है, इस प्रकार से वो प्रवेश करता है यहां पर। अगर इस प्रकार से प्रवेश करेगा और ये हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए वो एंटर करता है, तो यहां पर क्या लिख लेते हैं, U is making angle theta with electric field direction, means जो प्रारंभिक वेग है पार्टिकल का वो उस दिशा में है कि वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। आप देखें ये U मैंने ऐसा मान लिया है। इस वक्त क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। फोर्स उतना ही लगेगा, एक्सेलरेशन भी वैसा ही उस पे आएगा। फोर्स बार बार इसको आप देखें सब जगह वही चीज आ रही है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख लो, चाहो मत लिखो। फोर्स F will be equal to Q multiplied by E, and due to this force it experiences an acceleration which will be equal to Q into E upon M। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे क्योंकि ये कुछ कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस U के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, दो घटक बना सकते हैं। U का एक घटक हम इस डायरेक्शन पे बना सकते हैं ऐसा, U का एक दूसरा घटक हम इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना सकते हैं। कंपोनेंट आपने सीखे हैं क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस के लेसन में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं U का, इसके प्रारंभिक वेग का घटक इस दिशा में कितना होगा? U cos थीटा, वेरी गुड। इस डायरेक्शन पे होगा U cos थीटा, और इस डायरेक्शन पे उसका कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट होगा U sin थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब वेग के हमने दो घटक बना लिए तो अब ये तो प्रारंभिक वेग था उसका, और इस वेग के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, U cos थीटा, U sin थीटा। अब आप ये मान सकते हैं कि ये यहां पर नहीं है, वेग के दो घटक हमने बना लिए ना, तो अब ये यहां पर नहीं है, केवल ये और ये बचा। अब मुझे एक एक के बारे में बताइए, U cos थीटा का क्या होगा? जो हमने घटक बनाए, आवेशित कण के प्रारंभिक वेग, आवेशित कण के प्रारंभिक वेग U के दो घटक होंगे। पहला घटक कौन सा होगा? U cos थीटा। U cos थीटा किस दिशा में है? E की दिशा में। U cos थीटा along इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा घटक कौन सा होगा यहां पर? दूसरा घटक होगा U sin थीटा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आवेशित कण के जो प्रारंभिक वेग U है उसके दो घटक होंगे, एक U cos थीटा जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है ये। दूसरा घटक U sin थीटा जो कि E के लंबवत है। आप देखें ये E की डायरेक्शन है और U cos थीटा ऐसा है बिल्कुल। तो E और U cos थीटा दे आर U sin थीटा दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब एक एक के बारे में बात करिए। U cos थीटा का क्या होगा बताइए? U cos थीटा की दिशा में ही एक्सेलरेशन है। यहां देखें एक्सेलरेशन त्वरण की दिशा किधर की तरफ है? E की दिशा में। और U cos थीटा भी किसकी तरफ है? E की दिशा में। तो इस वेग में त्वरण होगा या नहीं होगा? अपना इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करके इस U cos थीटा वेलोसिटी को वो क्या करेगा? बढ़ा देगा, घटा देगा, या नो इफेक्ट? बढ़ा देगा। बात समझ में आई? भाई आप खुद देखें U cos थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है कि नहीं है?
ठीक है। अब अगर u cos थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और बेटा गति में त्वरण भी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और त्वरित गति का मतलब बढ़ते हुए वेग से, तो वो कौन से वेग को बढ़ा देगा? त्वरण यहां पर कौन से वेग को बढ़ा देगा? u cos थीटा को या u sin थीटा को? u cos थीटा को बढ़ा देगा। ठीक, u sin थीटा का क्या होगा बताइए? u sin थीटा ऐसा है, त्वरण कैसे लग रहा है? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि त्वरण की दिशा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना, तो त्वरण ऐसे काम कर रहा है, तो त्वरण इसके वेग को तो बढ़ा देगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि u sin थीटा के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस वेग पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी बल अगर किसी वेग के लंबवत लग रहा है तो वो उसके मैग्नीट्यूड पर, उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। वो केवल उसको क्या कर सकता है? वो केवल ऐसे अगर जा रहा है तो ऐसा लग के उसको टर्न तो कर सकता है, उसके से घुमा सकता है वो, लेकिन परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक चीज पूछता हूं यहां पर कि u cos थीटा, त्वरण की वजह से u cos थीटा का क्या होगा? u cos थीटा बढ़ेगा, u sin थीटा नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक्सीलरेशन a के कारण u cos थीटा बढ़ेगा, जबकि u sin थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात नियत रहेगा, अर्थात u sin थीटा नियत रहेगा। ठीक है। और अब प्लीज मुझे बताइए कि एक पार्टिकल है जिसके वेग के दो घटक हमने बनाए, उनमें से एक घटक नियत है, बदल नहीं रहा है, दूसरा घटक लगातार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ऐसा कौन सा मोशन होता है? क्या आपको याद है ये कौन सी गति होगी? यहां पर मैंने क्या बताया आपको, फिर से एक बार सुने कि एक कण है जो u वेग से एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसके दो कंपोनेंट बने u cos थीटा एंड अदर वन इज u sin थीटा। उन दोनों घटकों में से एक घटक लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, बदल रहा है, और दूसरे घटक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो यूनिफॉर्म है, पूरी गति के दौरान एक समान है वो। तो ये घटक बदलेगा, बढ़ेगा, लेकिन ये घटक पूरी गति के दौरान एक समान रहेगा। क्या ऐसी किसी मोशन को आप पहचानते हैं? ऐसी किसी गति को आप जानते हैं? कौन सी गति है ऐसी? वेरी गुड, ये वाली गति है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। आप याद करिए, प्रक्षेप्य गति में भी यही होता था। क्या होता था? जब हम पार्टिकल को ऐसा फेंकते थे इस तरीके से, तो उसके वेग के भी हमने दो घटक बनाए थे। एक घटक बनाया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा, और एक घटक बनाया था वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। ठीक है। उसमें जो उन दोनों घटकों में से कौन से घटक बदलता था, कौन सा नहीं बदलता था, उसमें पूरी गति के दौरान जो u cos थीटा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती थी, गुरुत्वीय त्वरण काम करता था, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। समझ में आई? तो वो गुरुत्वीय त्वरण u cos थीटा को तो इफेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन होता था, गुरुत्वीय त्वरण, वो u sin थीटा को प्रभावित करता था, u sin थीटा को परिवर्तित कर देता था, जिसकी वजह से पार्टिकल जब ऐसा फेंका जाता था तो वो ऐसा जाके ऐसे गिर जाता था। याद आया? तो वहां पर भी वेग के कितने घटक थे? दो। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा था? u sin थीटा। एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा था? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कौन से घटक को इफेक्ट करता था?
ऊर्ध्वाधर घटक को, u sin थीटा को, u cos थीटा को नहीं इफेक्ट करता था, पूरी गति के दौरान वो सेम रहता था। तो वहां पर भी वेग के दो घटक थे, दोनों में से एक घटक पूरी गति के दौरान एक जैसा और दूसरा घटक गुरुत्वाकर्षण की वजह से बदलता था, और इस वजह से उसकी गति कैसी गति हो जाती थी, प्रक्षेप्य गति। सिमिलर केस यहां पर बन रहा है। आप देखें यहां पर भी वेग के दो घटक हैं, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा लगातार बढ़ते जा रहा है, बदल रहा है, लेकिन u sin थीटा पूरी गति के दौरान कैसा है, नियत है, अभी आपने लिखा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया तो यह पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा। अब आप देखें, यह पार्टिकल ऐसा यहां से जब एंटर करेगा चार्ज Q, ये ऐसा जाके ऐसा चला जाएगा, प्रक्षेप्य गति में चलते हुए E की दिशा में निकल जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यह प्रक्षेप्य गति की आवश्यक शर्त है। ये जो हमने लिखी है ऊपर, ये प्रक्षेप्य गति की आवश्यक शर्त है। इसलिए कण प्रक्षेप्य गति करते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। प्रक्षेप्य गति करते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। प्रक्षेप्य गति करते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और आप सोच सकते हैं, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करते हुए ऐसा जाएगा तो ये प्रोजेक्टाइल आगे जाकर ऐसा मुड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आप हो सकता है आपके मन में आए कि यहां से ऐसा ये टर्न हुआ है तो ये आगे जाके फिर यहां से टर्न हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल आगे जाकर मुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, फिर से देखिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि उस पर फोर्स हर वक्त किस दिशा में लग रहा है, हर वक्त उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ई की डायरेक्शन पे लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल यहां पर है तो भी फोर्स ई की डायरेक्शन पे, जब पार्टिकल यहां पर है तो भी ई की डायरेक्शन पे, जब पार्टिकल यहां है तो भी ई की डायरेक्शन पे, और जब पार्टिकल यहां है तो भी ई की डायरेक्शन पे। तो हर बार उस पर लगने वाला फोर्स ई की दिशा में ही तो है, तो वो आगे जाके ऐसा क्यों मुड़ेगा, क्योंकि उसको जो फोर्स है वो ई की दिशा में ले जाएगा, क्योंकि हर वक्त उस पर लगने वाला फोर्स ई की डायरेक्शन पे है, तो उसको वो ई की डायरेक्शन पे ले जाएगा। तो प्रक्षेप्य गति करते हुए वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। यहां पर ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी बातें। ठीक है। अब ये हमने आर्टिकल आज पढ़ा कि एक चार्ज पार्टिकल जब वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो किस तरीके से करेगा। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया हूं, आप ध्यान से देखिए। ये वाले केस में देखिए, इस वाले केस में क्या था, आवेशित कण को हमने वैद्युत क्षेत्र के विपरीत प्रवेश करवाया था। क्या हुआ था, जब ये u वेग से चल रहा था तो चलते चलते इसमें मंदन उत्पन्न हुआ, वेग जीरो हो गया, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं था, उस फोर्स ने इसको मोड़ के फिर ई की दिशा में कर दिया। ये सिमिलर केस होगा, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। कैसी, जैसे कि आप एक बॉल को, एक पत्थर को ऐसा ऊपर की ओर फेंकिए, क्या होता है बताइए। जब ऊपर की ओर जाता है तो उसमें मंदन आता है ना, पहले वो उसका स्पीड कम होती चली जाती है, फिर ऊपर जाके एक समय ऐसा आता है वेग कैसा हो जाता है, जीरो, और फिर वो वापस लौटता है त्वरित गति से। सेम यही तो है कि पहले ऐसा जा रहा है, वेग जीरो हुआ और फिर त्वरित गति से ऐसा चला गया। तो ये वाले केस से ये वाले केस को किससे कंपेयर करवा सकते हैं आप कंपेयर करवा सकते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास एक पत्थर है, उसको हमने ऐसा ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर जाते जाते मंदन हुआ, वेग जीरो हुआ, फिर वापस लौटा, त्वरित वेग से वापस लौटा। अब इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद मुझे दो बातों के बारे में बताइए। आप दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनमें आपको कमेंट्स देने हैं मुझे कि उन दोनों में से इस पार्टिकल के साथ कौन हो रहा है,
कौन नहीं हो रहा है। मैं दो चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, यहां पर मैं उसको लिखूंगा, बट दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इसलिए प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मैं पहली बात आपसे पूछूंगा एक्सीलरेशन के बारे में, और दूसरा आपसे पूछूंगा टर्निंग इफेक्ट के बारे में। इन दोनों पे आपको अपनी कमेंट्स मुझे देनी है कि इन दोनों में जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या चीज उसमें होगी और क्या नहीं होगी। एक्सीलरेशन बताइए, पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है उसमें एक्सीलरेशन है कि नहीं है, त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका गति त्वरित गति है या नहीं है, बताइए मुझे। है त्वरित गति, क्यों? हर जगह हमने लिखा है, एक आध जगह नहीं लिखा। आप देखें, एक्सीलरेटेड मोशन, रुका है तो भी एक्सीलरेशन, चल रहा है तो भी हर जगह एक्सीलरेशन, देख रहे हैं। तो जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उसमें एक्सीलरेशन होगा। यस, बात समझ में आई। दूसरी चीज मुझे बताइए, टर्निंग इफेक्ट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, मोड़ पा रहा है कि उसको मोड़ नहीं पा रहा है, आप मुझे बताइए। टर्निंग इफेक्ट चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये लगता है फोर्स, ये उसको टर्निंग इफेक्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। मैं लिख देता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, टर्निंग इफेक्ट में मैंने क्यों कहा कि नहीं दे पा रहा है। टर्निंग इफेक्ट बेटा इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स में टर्निंग इफेक्ट होता तो उसने पार्टिकल को ऐसा टर्न किया, आगे फिर टर्न करता। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स के पास टर्निंग इफेक्ट होता, मोड़ने का प्रभाव वो दिखा सकता होता, तो उसने पार्टिकल को यहां मोड़ा था। क्या यहां जाके पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो गया? फोर्स तो खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी देर रहेगा फोर्स रहेगा। अगर उसके पास टर्निंग इफेक्ट होता तो अभी यहां भी मोड़ देता वो, लेकिन अब ये मोड़ नहीं रहा। ये क्या कर रहा है? उसको उधर की तरफ लिए जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे लिए जा रहा है। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ओनली स्ट्रेटनिंग इट, उसको केवल सीधा कर रहा है, मोड़ नहीं पा रहा है। यहां पर भी उसने मोड़ा था, लेकिन अगर उसका इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट होता तो जब उसने ऐसा मोड़ा तो फिर और ऐसा मोड़ता वो, फिर और ऐसा मोड़ता, तो वो लगातार एक बार मोड़ता, दो बार मोड़ता, तीन बार मोड़ता, और वो लगातार ऐसा मोड़ते ही जाता। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स के पास टर्निंग इफेक्ट नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं। क्या अब आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो याद रखें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जब भी चार्ज पर लगेगा उसको एक्सीलरेट करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। क्या उसको टर्न कर सकता है? वो टर्न नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहां तो टर्न हुआ है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि यहां पर टर्न हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट टर्निंग नहीं है, क्योंकि अगर उसका प्रभाव मोड़ने का होता तो वो आगे जाके यहां भी मोड़ता, फिर और मोड़ता, फिर और मोड़ता, और वो लगातार उसको मोड़ते जाता। तो वो यहां क्या कर रहा है? फिर वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को सीधा कर रहा है। वो चाहे जिस दिशा में प्रवेश करेगा अपनी दिशा में ले जा रहा है। आप देखिए, रुका हुआ था तो भी ई की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आया तो भी ई, उल्टा हमने प्रवेश करवाया तो भी ई की तरफ ले गया, हमने ऐसा तिरछा प्रवेश करवाया तो भी ई की तरफ ले गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली स्ट्रेटनिंग द चार्ज पार्टिकल, वो सिर्फ आवेशित कण को सीधा कर रहा है, मोड़ नहीं रहा है उसको। और सीधा करने के लिए उसको जितना टर्न करना पड़ता है बस उतना ही करता है वो, लेकिन केवल वो इतना सा टर्न करेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट टर्निंग नहीं माना जा सकता। टर्निंग इफेक्ट तो तब कहा जाता जब एक बार नहीं
वो और बार मोड़ता, 10 बार मोड़ता, 50 बार मोड़ता, 1,00,000 बार मोड़ता, तब हम मानते हैं कि उसका इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट है। एक बार मोड़ने पर तो वो सिर्फ अपनी दिशा में उसको चलाने का प्रयास कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो नेचर है वो पार्टिकल को एक्सिलरेट तो कर सकता है, त्वरित तो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी पार्टिकल को टर्न नहीं कर सकता। इस बात को आपको याद रख लेना है। एंड आई होप कि अब आपको पूरी बात समझ में आ गई है। तो आज का हमारा आर्टिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल रहा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम साइक्लोट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे अभी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये उसका रिजल्ट है, इसको आपको बहुत याद रखना है। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए आएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।